हेलो चार सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप कि सभी अच्छे होंगे और आपके बायोलॉजी की जो तैयारी है वो लगभग जो है कंप्लीट हो चुकी होगी। तो पिछली वीडियो में हमने जो मैंने आपको बताया था कि ये जो एक कंप्लीट पीडीएफ है, इसको टोटल हम 3 पार्ट में लेकर के आ रहे हैं। इसका रीज़न क्या है कि इसी एक ही पीडीएफ में हमने आपके वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर्स कवर किए हुए हैं। तो इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है, ये उसका सेकंड पार्ट है। इसको हम शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से ला रहे हैं। और उससे पहले जो है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स और डेफिनेट टाइप क्वेश्चन आंसर्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बच्चों आ चुकी है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी बच्चे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं, जो कि आप सामने देख भी पा रहे हैं, तो सिंपली आपने हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करना, चाहे आप हिंदी मीडियम से या फिर इंग्लिश मीडियम से। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ बाई कर सकते हैं। जिस भी सब्जेक्ट की आप लेना चाहते हैं, सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। बहुत ही कम कॉस्ट में आप इन पीडीएफ्स को परचेस कर सकते हैं। तो लास्ट जो क्वेश्चन देखा था उसके आगे हम यहाँ पे अब कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो है बच्चों, डीएनए अंगुली छाप क्या है, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो ये क्वेश्चन में आप देख रहे हैं 2011 से लेकर के, यानी 11, 12, 14, 15 लगातार 4 साल ये बच्चों आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। डीएनए अंगुली छाप के बारे में आपको यहाँ पर अच्छे से बताना है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक को सर्वप्रथम एलेक जेफ्रे ने इंग्लैंड में विकसित किया था। इसकी सहायता से विभिन्न व्यक्तियों अथवा जीवधारियों के मूल आनुवंशिक पदार्थ में भिन्नताओं को देखा जा सकता है। जैसा कि ज्ञात है कि जीवधारी की प्रजाति के सभी सदस्यों के डीएनए प्रारूप भिन्न होते हैं। यही कारण है कि समरूपी जुड़वा को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का फिंगरप्रिंट एक दूसरे से मेल नहीं करता। प्रत्येक जीवधारी की सभी कोशिकाओं में एक जैसा डीएनए पाया जाता है। बाकी जो है इसका डायग्राम वो आप यहाँ पे सामने देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, क्लियर है। और इसका जो आंसर है, अगर आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग यहाँ पर वीडियो रोक करके इसको पढ़ लेंगे। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब वाला बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आए वो आपको तुरंत देखने को मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपेरॉन या फिर प्रचालक क्या होता है। लैक प्रचालक की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। और ये जो क्वेश्चन है आपका 2012 में बच्चों पूछा गया और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में है इस बार ये। तो ओपेरॉन संकल्पना क्या है। तो मनुष्य की आंत में पाए जाने वाले जीवाणु ई कोलाई सामान्यतः लैक्टोज के अपचय से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जैकब एंड मोनोड 1961 ने पता लगाया कि इसके डीएनए में 3 जीन का एक समूह लैक्टोज का अपचय करने वाले 3 एंजाइम्स के संश्लेषण से संबंधित होता है। तो बाकी जो है इसको आपने बच्चों डिटेल में पढ़ते हुए चलना है। कोई डाउट कोई क्वेश्चन आपके मन में आता है तो कमेंट सेक्शन बच्चों आप लोग के लिए खुला हुआ है। सिंपली आपने ऊपर कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कर लेने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, अनुलेखन से क्या तात्पर्य है। जीवाणु में अनुलेखन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। या फिर सिंपल बोल देगा, अनुलेखन किससे कहते हैं, इसकी क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन आपका देखो 2014, फिर उसका 2017, फिर 19 और 2022 में बच्चों ये पूछा गया है। या फिर इसी क्वेश्चन को घुमा करके देते हैं तो बोलेंगे, एक आरेखीय संरचना की सहायता से अनुलेखन इकाई में उन्नयक व समापक के स्थान और भूमिका की व्याख्या कीजिए। अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन डीएनए में उपस्थित आनुवंशिक सूचनाओं का एमआरएनए में स्थानांतरण अनुलेखन कहलाता है। यह कोशिका चक्र की अंतराल अवस्था की जीवन तथा G2 उपावस्थाओं में होता है। प्रत्येक जीन के प्रारंभ में प्रोमोटर स्थल तथा अंत में समापन स्थल होता है। अतः एमआरएनए का संश्लेषण प्रधान रज्जुक पर प्रोमोटर स्थल के समीप स्थित प्रारंभिक स्थल से शुरू होता है और समापन स्थल पर समाप्त हो जाता है। बाकी जो है इसका डायग्राम आप बच्चों सामने देख पा रहे हैं। और लॉन्ग में ये बच्चों आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, पूछा जाता है और इस बार भी आएगा ही आएगा। तो इसको आपने काफी अच्छे से पढ़ लेना है। तो लेखन की जो प्रक्रिया 3 चरणों में पूर्ण होती है। पहला जो आपको रखना है डीएनए क्षारकों का अनावरण, दूसरा है क्षारक युग्मन, तीसरा है आरएनए श्रृंखला का निर्माण। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर के, जो कि प्रीवियस 3 ईयर्स में 3 सालों में पूछा गया है। मिलर के प्रयोग का सचित्र वर्णन कीजिए। या फिर स्टैनले मिलर के प्रयोग का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो रूसी वैज्ञानिक AI ओपरिन, जो कि 1924 में उसने रासायनिक उद्दीपकवास द्वारा जीवन की उत्पत्ति नामक सिद्धांत प्रस्तुत किया। स्टैनले मिलर ने अपने प्रयोगों द्वारा ओपेरिन के कथन की पुष्टि की। तो इसका क्या था, तो इसमें इसने बताया कि 5 लीटर की फ्लास्क में मेथेन, हाइड्रोजन तथा अमोनिया का मिश्रण 2:2:1 के अनुपात में लिया। आधा लीटर के एक फ्लास्क को नलिका द्वारा 5 लीटर वाले फ्लास्क से जोड़ दिया। छोटे फ्लास्क में निरंतर पानी के उबलते रहने का प्रबंध किया ताकि जल वाष्प नलिका द्वारा बड़े फ्लास्क में पहुंचती रहे।
आदि वायुमंडल की परिस्थितियों को उत्पन्न करने के लिए 5 लीटर वाले फ्लास्क में टंगस्टन के इलेक्ट्रोड के मध्य 60,000 वोल्ट की विद्युत धारा लगभग एक सप्ताह तक प्रवाहित की। उपकरण में गैसीय मिश्रण को संघनित करने के लिए कंडेंसर की व्यवस्था की। और इसका जो डायग्राम है कुछ इस तरह से है, जैसा भी हमने ऊपर पढ़ा ना, सेम टू सेम यहाँ पर बना करके दे दिया गया है। उसके बाद जो है आपने इसको देखना है कि छोटे फ्लास्क में निरंतर जल उबलता रहा और गैसीय मिश्रण कंडेंसर द्वारा पुनः द्रव में बदलता रहा। तो ऐसे CH4, NH3, H2 तथा H2O का यह मिश्रण उपकरण में एक सप्ताह तक उबलता रहा। प्रयोग के अंत में एक लाल रंग का गंदला तरल प्राप्त हुआ। इस तरल पदार्थ का परीक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि यह विभिन्न एमिनो अम्लों, सरल शर्कराओं तथा कार्बनिक अम्लों का मिश्रण था। अगला एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, अनुकूलनी विकिरण क्या है? अनुकूलनी विकिरण के एक उदाहरण का वर्णन कीजिए, या फिर अनुकूली विकिरण क्या है उदाहरण देकर समझाइए। क्वेश्चन आपका 2015 और 2018 में बच्चों ये पूछा जा चुका है। तो पहले समझेंगे अनुकूलनी विकिरण क्या है। तो एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से प्रारंभ होकर अन्य भूभौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने को अनुकूलनी विकिरण या फिर एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल यानी शिशुधानी प्राणी विकिरण। बाकी जो है इसको आप लोग आराम से वीडियो रोक करके पढ़ लीजिएगा। चलते हैं आपको लेकर के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डार्विन के प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। और ये जो क्वेश्चन है 2010, 13 और 2018 में पूछा जा चुका है। तो डार्विन का जो प्राकृतिक वर्णवाद सिद्धांत था, इसमें इन्होंने निम्न तथ्य पर आधारित इसको बताया। तो पहला था इन्होंने क्या किया, जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। यानी इसने कहा कि प्रत्येक जीवधारी में अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए संतान उत्पत्ति की अपार क्षमता होती है। दूसरा है जीवन संघर्ष। प्रकृति में भोजन, आवास, ऑक्सीजन आदि की उपलब्धता सीमित है, अतः जीवधारियों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य जीवधारियों से संघर्ष करना पड़ता है। जीवन संघर्ष 3 प्रकार का होता है। पहला है सजातीय, फिर है अंतरजातीय और फिर है वातावरणीय। ऐसी थर्ड पॉइंट था इनका विभिन्नताएं तथा इनकी अनुवांशिकी। चौथा है प्राकृतिक चयन या योगात्मक की उत्तरजीविता। चलेंगे आपको लेकर के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, जैव विकास किसे कहते हैं? संयोजक कड़ी तथा आकारिकी से जैव विकास को प्रमाणित कीजिए। प्रश्न आपका 2013, 16, 18 में बच्चों पूछा गया है। तो जैव विकास क्या है? एक सतत चलने वाली धीमी प्रक्रिया है। इसके फलस्वरूप निम्न श्रेणी के जीवों से क्रमिक परिवर्तनों द्वारा जटिल जीवों की उत्पत्ति होती है। तो इसके अंदर नंबर 1 पे आप पढ़ेंगे संयोजी कड़ियों से प्रमाण। तो इसके अंदर देखो आप यूग्लिना, पेरिपेटस, नियोपिलिना आदि के बारे में पढ़ेंगे। फिर है बेलोना ग्लासेस, फिर है लेटिमेरिया और आर्कियोप्टेरिक्स। उसका सेकंड नंबर पे आ जाएगा आपका आकारिकी से जैव विकास के प्रमाण। तो इसके अंदर भी देखो समजात अंग है, संवृत्ति अंग है। और उसका थर्ड पॉइंट आ जाएगा उद्विकास में भ्रौणिकी से प्रमाण। तो इसके अंदर भी देखो आप लोग पढ़ेंगे विभिन्न चीजों के बारे में, और आप लोग इसको आराम से वीडियो रोक करके पढ़ लीजिएगा। ये पूरा यहाँ पर डायग्राम दिया है, मैन, कैट, बर्ड और फिश। चलते हैं आपको लेकर के इसके फोर्थ पॉइंट पर, जीवाश्म विज्ञान से प्रमाण। तो जीवाश्म विज्ञान के अंदर भी देखो कि जीवाश्म किसे कहते हैं, फिर स्तरीभूत चट्टाने और अपृष्ठवंशी, पृष्ठवंशी क्या होता है, ये भी आप लोग यहाँ पर पूरा डिटेल में इसमें पढ़ेंगे। क्योंकि देखो जो ये लॉन्ग क्वेश्चन है ना बच्चों, यहाँ से आपके वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, डेफिनेट टाइप क्वेश्चन लगभग ऑलमोस्ट सारे कवर हो जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट इसमें आपका बनेगा कार्यकी से जैव विकास के प्रमाण। तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा आराम से वीडियो को रोक करके। मेनली हमारा क्या है कि आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहज या फिर जन्मजात और उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर कीजिए। प्रश्न आपका देखो 2010 और 2022 में बच्चों ये पूछा जा चुका है। या फिर क्वेश्चन घुमा देंगे तो बोलेंगे किन्हीं 2 प्रकार की कोशिकाओं का नाम लिखिए जो मनुष्यों में सहज प्रतिरक्षा यानी इनेट इम्यूनिटी प्रदान करने के लिए कोशिकीय रोध यानी सेलुलर बैरियर के रूप में कार्य करती है। तो इनके बीच जो डिफरेंस है, तो सहज प्रतिरक्षा और दूसरी तरफ उपार्जित प्रतिरक्षा है। तो सहज प्रतिरक्षा एक प्रकार की अविशिष्ट रक्षा है। इधर आ जाएगा उपार्जित प्रतिरक्षा रोगजनक विशिष्ट रक्षा है। यह जन्मजात होती है, इसका अभिलक्षण स्मृति है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है प्रीवियस जो है 4 इयर्स में पूछे जा चुका है। ये क्वेश्चन 2010, 2013, 17, 18 में क्वेश्चन है आपका, प्लाज्मोडियम यानी मलेरिया परजीवी की 4 जातियों के नाम लिखिए। कौन सी जाति सबसे अधिक घातक है? तो 4 के नाम पूछे हैं। तो पहला हो जाएगा आपका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई। ठीक है, और बाकी जो 2 हैं वो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में डाल देना है। चलेंगे आपको लेकर के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला है, तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ऐसा क्यों? तो तंबाकू में कौन सा रासायनिक पदार्थ होता है, उस पदार्थ का मानव स्वास्थ्य पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है? 2010, 2022 में बच्चों ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है।
तो तंबाकू का उपयोग विभिन्न प्रकार से किया जाता है। इसे धूम्रपान के रूप में पिया जाता है, चबाया जाता है या सूंघा जाता है। तंबाकू में निकोटीन नामक एल्कलॉइड होता है। यह अधिविक ग्रंथि के मेडुला को उद्दीपित करता है। इससे रक्तचाप तथा हृदय स्पंदन दर बढ़ जाती है। धूम्रपान के कारण फेफड़े, गले और मूत्राशय का कैंसर, दमा, वातस्फीति, हृदय रोग, गैस्ट्रिक अल्सर आदि रोग हो जाते हैं। तंबाकू चबाने से मुख के कैंसर की संभावना अधिक हो जाती है। तंबाकू के कारण रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, शरीर में ऑक्सीजन की उपलब्धता कम हो जाती है। चलेंगे लेकर के आपको अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट है, संक्रामक रोग क्या है? किन्हीं 3 संक्रामक रोगों के नाम लिखिए। 2013 और 19 में बच्चों को क्वेश्चन पूछा गया है। संक्रामक रोगों की बात करें तो ये रोग जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ आदि जीवों के कारण होते हैं। ये रोग वाहक द्वारा एवं मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य में पहुंचते हैं। मलेरिया, हैजा, अमीबता हो गया। तो मलेरिया किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। हैजा होता है विब्रियो कालेरी के द्वारा, और अमीबता होता है बच्चों एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा। असंक्रामक रोग क्या होते हैं? तो ये रोग रोगी से अन्य व्यक्ति तक वाहक द्वारा संचारित नहीं होते हैं। ये रोग पोषक पदार्थों की कमी से, शरीर में किसी पदार्थ के प्रति संवेदनशीलता से, उपापचय त्रुटि के कारण अथवा जन्मजात होते हैं, जैसे स्कर्वी रोग, सूखा रोग, मोतियाबिंद, हृदय रोग, कैंसर आदि। अगला प्रश्न है, बी लसिकाणु व टी लसिकाणु में 2 अंतर लिखिए। 2017-19 में पूछा गया है। आराम से इसको आप लोगों ने बच्चों अच्छे से याद कर लेना है। चलते हैं आपको लेकर के इनके डिफरेंस पर। डिफरेंस आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बी लसिकाणु अस्थमा मज्जा में परिपक्व होते हैं, और ये जो है थाइमस ग्रंथि में परिपक्व होते हैं। ये शरीर को तरल प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, और ये शरीर को कोशिकीय प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। चलते हैं आपको अगले प्रश्न पर। अगला है, आपके विचार से किशोरों को अल्कोहल और ड्रग के सेवन के लिए क्या प्रेरित करता है? इससे कैसे बचा जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर को बच्चों आप लोग जो है आराम से बना करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप वर्तमान समय में क्या है, आपके चारों ओर कई लोगों को आप लोगों ने देखा होगा जो क्या करते हैं, अल्कोहल या फिर ड्रग का सेवन करते हैं। तो क्या कारण हो सकता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर नहीं जानते तो एक बार आपने इसको पढ़ लेना है आराम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिजैविक किसे कहते हैं और इसकी सर्वप्रथम खोज किसने की थी? किसी एक प्रतिजैविक का वर्णन कीजिए। तो प्रतिजन या एंटीजेंस वातावरण में उपस्थित रोगोत्पादक विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, परजीवी आदि तथा अनेक विषाक्त पदार्थ विभिन्न माध्यमों से शरीर में पहुंचते हैं। इन विषाक्त पदार्थों को प्रतिजन कहते हैं। ये सामान्य रूप से शरीर की प्रोटीन से भिन्न होते हैं। प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक या प्रतिरक्षी क्या होते हैं, इनके बारे में बच्चों इधर आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा। तो इसके अंदर भी देखो पार्ट है कि प्रतिरक्षी निम्न प्रकार से प्रतिजन को नष्ट करता है। सबसे पहले अभिश्लेषण, औपसोनीकरण, फिर है पूरक माध्यित कोशिकालयन। अगला प्रश्न है, पेय पदार्थ तथा डबल रोटी बनाने में सूक्ष्म जीव किस प्रकार हमारी मदद करते हैं? तो इसको भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका देखो प्रीवियस 4 साल पूछा गया है, 11, 14, 13, 17 में। तो इसको समझते हैं। अल्कोहल उद्योग में किस तरह से करता है? कार्बोहाइड्रेट का यीस्ट द्वारा किण्वन करके एथिल अल्कोहल बनाया जाता है। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी बियर, रम, विस्की तथा वाइन जैसे पेय पदार्थ बनाने में सहायता करती है। इनको आसवन विधि से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे आप इसकी अभिक्रिया जो है वो देख रहे हैं। C6H12O6 जाइमेज उत्प्रेरक है, और C2H5OH अल्कोहल प्लस यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है निकल रही है। ऐसी डबल रोटी उद्योग में आप लोग देख सकते हैं। अगला है इसी में, जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं? तो ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। मतलब हर साल ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना है 2013, 17, 18, 16, 19, 22 में। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं जैव उत्प्रेरक या फिर सूक्ष्म जीवों की जैव उर्वरक के रूप में क्या उपयोगिता है, उदाहरण सहित समझाइए। यानी मेनली जो है आपने एक शब्द पकड़ना है, जैव उर्वरक। ठीक है, या फिर सूक्ष्म जीव। अगर ये आता है क्वेश्चन तो आपने इसका जो आंसर है बच्चों आप सामने देख पा रहे हैं। तो देख लेते हैं थोड़ा सा इसका आंसर भी। जैव उर्वरकों का मुख्य स्रोत जो है जीवाणु, कवक तथा साइनोबैक्टीरिया होते हैं। लेग्यूमिनस पादपों की जड़ों पर स्थित ग्रंथियों का निर्माण राइजोबियम के सहजीवी संबंध द्वारा होता है। ये जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर कार्बनिक रूप में परिवर्तित करते हैं। तो बाकी जो है बच्चों आराम से आप लोग इसको एक बार पढ़ लेंगे। चलते हैं आपको लेकर के अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अनुप्रवाह संसाधन पर टिप्पणी लिखिए। ये अनुप्रवाह संसाधन क्या है? 2012, 15, 18 बच्चों को पूछा गया है। तो जैव संश्लेषित अवस्था के पूर्ण होने के बाद परिकृष
परिष्कृत, तैयार होने व विपणन के लिए भेजे जाने से पहले कई प्रक्रमों से होकर गुजरता है। इनमें पृथक्करण व शोधन सम्मिलित होते हैं। इसे सामूहिक रूप से अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं। उत्पाद को उचित परिरक्षक के साथ संरूपित करते हैं। औषधि के मामले में ऐसे संरूपण को चिकित्सकीय परीक्षण से गुजारते हैं। प्रत्येक उत्पाद के लिए सुनिश्चित गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण की आवश्यकता होती है या प्रत्येक उत्पाद के लिए भिन्न भिन्न होता है। और अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम लोग जो है आप लोग के लिए इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मेहनत से लेकर के आते रहें और हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करें। अगला क्वेश्चन है, बायो रिएक्टर पर सचित्र टिप्पणी कीजिए। प्रश्न आपका देखो 2012, 14, 15 में बच्चों पूछा जा चुका है। तो बायो रिएक्टर को थोड़ा सा जान लेंगे। यह एक बड़े बर्तन के समान है जिसमें सूक्ष्म जीवों, पौधों, जंतुओं व मानव कोशिकाओं का उपयोग करते हुए कच्चे माल को जैव रूप से विशिष्ट उत्पाद, व्यष्टि, एंजाइम आदि में परिवर्तित किया जाता है। बायो रिएक्टर वांछित उत्पाद पाने के लिए अनुकूलतम परिस्थितियां उपलब्ध कराता है, जैसे तापमान, पीएच, क्रियाधार लवण, विटामिन, ऑक्सीजन आदि। बाकी जो है इसको आप लोगों ने अच्छे से एक बार देख लेना है। इसका जो डायग्राम है वो भी सामने आप बच्चों स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कंप्लीट एक बार मैं आपको इधर दिखा देता हूँ। साधारण विलोडन हौज बायोरिएक्टर। अगला जो प्रश्न है, बीटी क्या है और ये कैसे निर्मित होता है? तो बीटी एक प्रकार का जैव विषय जो एक जीवाणु जिसे बैसिलस थ्यूरिन जीएनजीसिस कहते हैं के द्वारा संश्लेषित होता है। अगला है, पारजीनी जीवाणु क्या है? एक उदाहरण दीजिए। तो इसको देख लेते हैं कि जब किसी इच्छित लक्षण वाली जीन को जीवाणु के जीनोम में प्रविष्ट कराकर कोई उत्पादन प्राप्त किया जाता है तो विदेशी जीन युक्त जीवाणु को पारजीनी जीवाणु कहते हैं। जैसे सन 1983 में मानव इंसुलिन की श्रृंखला ए और बी के अनुरूप 2 डीएनए अनुक्रमों को तैयार करके ई कोलाई के प्लाज्मा में प्रवेश कराकर इंसुलिन श्रृंखलाओं का उत्पादन किया गया। इन ए तथा बी श्रृंखलाओं का डाइसल्फाइड बंध द्वारा आपस में संयोजित करके मानव इंसुलिन तैयार की गई। अगला क्वेश्चन है, बायोपायरेसी क्या है? प्रश्न आपका 2014, 15, 18, 22 में बच्चों पूछा गया है। तो बायोपायरेसी क्या है? किसी देश के जैविक संसाधनों, मुख्यतः पादपों एवं आनुवंशिक पदार्थों का किसी दूसरे देश के द्वारा बिना जानकारी के उपयोग में लाना बायोपायरेसी कहलाता है। एक नंबर में आएगा, इतना लिख देना है। लॉन्ग में जैसा आप देख पा रहे हैं, लॉन्ग में पूछेगा तो आप इसको पूरा डिटेल में बच्चों पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी की उपयोगिता लिखिए। 2018 और 23 में बच्चों को क्वेश्चन पूछा गया है। तो जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान द्वारा पौधों की नई प्रजातियां तैयार करके पौधों की पोषक क्षमता और उत्पादन में वृद्धि की गई है। कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी की कुछ उपलब्धियां जो है निम्नलिखित हैं। तो रोग प्रतिरोधक प्रजातियों का उत्पादन, कीट कवक प्रतिरोधक प्रजातियों का उत्पादन, ऐसे ही पौधों की पोषण क्षमता में वृद्धि, परागकोश संवर्धन द्वारा अनुकूलित पौधे तैयार करना। बाकी के जो 2-3 और पॉइंट है उनको आप लोगों ने देख लेना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, बाकी के जो क्वेश्चन है उसको हम थर्ड पार्ट में लेकर के आएंगे। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है कि टोटल इस पीडीएफ को हम 3 पार्ट में लेकर के आएंगे, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग। तो एक पार्ट पहले आ चुका है जिसको हम वेरी शॉर्ट के नाम से अपलोड कर चुके हैं। सेकंड जो पार्ट अभी आप देख रहे हैं ये शॉर्ट वीडियोस के नाम से आएगा, और इसका जो आखिरी पार्ट होगा आपका बायोलॉजी का थर्ड, वो हम लॉन्ग वीडियो के नाम से लेकर के आएंगे। तो इन तीनों पार्ट को आप लोगों ने देखना है, अच्छे से याद करना है अगर आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना है। बाकी इन्हीं पीडीएफ को आप लोग परचेज भी कर सकते हैं हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। तो कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन रहता है आप लोग के मन में तो आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। बाकी हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिस भी सब्जेक्ट का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, तो आप यहाँ से इजीली अवेलेबल कर सकते हैं बहुत ही कम कॉस्ट पे। तो तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए अच्छे से, और इन क्वेश्चंस का रिवीजन भी करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।